नमस्कार। मैं अस्मा खान, प्रवक्ता सूरज प्रसाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज झांसी से बच्चों आपका इतिहास की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 के 11वें अध्याय के दूसरे भाग को। 11वां अध्याय हमारा वही है 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो बच्चों, इसके साथ हम सबसे पहले हम ये देख लें कि हमने अपने पिछले भाग में क्या पढ़ा था, मतलब एक क्विक रिवीजन करते हैं। इसके पिछले वाले भाग में हमने बच्चों विद्रोह का ढर्रा किस प्रकार का था इसके बारे में पढ़ा। तो बच्चों, विद्रोह का ढर्रा कैसा था? ये एक सैन्य विद्रोह था। संचार के माध्यम क्या थे? नेता और अनुयायी किस प्रकार के थे? अफवाहें और भविष्यवाणियों के बारे में भी लोग अफवाह में विश्वास क्यों करते थे, इत्यादि। इन सभी के बारे में बच्चों हमने अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है। अवध में हुए विद्रोह के बारे में भी हमने पढ़ा। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपने दूसरे भाग को, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इस भाग के उद्देश्य को। अध्याय के इस भाग की समाप्ति के पश्चात आप सभी छात्र छात्राएं निम्नलिखित बातों को समझने में सक्षम होंगे। वे कौन सी हैं बच्चों? विद्रोही क्या चाहते थे? उनमें एकता की कल्पना क्या थी? वैकल्पिक सत्ता की तलाश के बारे में भी हम बच्चों पढ़ेंगे। अंग्रेजों की दमनकारी नीति के बारे में भी हम समझेंगे। विद्रोह की छवियों के भी बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ बच्चों, जैसे कि रक्षकों का अभिनंदन, ये हम जानेंगे। अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रवादी दृश्य की कल्पना इत्यादि, इन सभी को हम विस्तृत रूप में पढ़ के समझेंगे बच्चों। तो आइए बच्चों, सबसे पहली स्लाइड हम पढ़ते हैं। विद्रोही आखिर क्या चाहते थे? अंग्रेज विद्रोहियों को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। अब विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब ये भी था कि उनकी आवाज को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। विद्रोहियों में ज्यादातर सिपाही और आम लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब बच्चों, अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं व इश्तिहारों का सहारा लिया जाता था। 1857 में हुए विद्रोह की जानकारी हेतु अंग्रेजों के दस्तावेजों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसी के आगे एकता की कल्पना। अब हम ये जाने बच्चों, एकता की कल्पना किस प्रकार? 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना आह्वान किया जाता था। अब बच्चों, बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। और इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर ही था। अब मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरव गान किया जाता था। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों एक ही जनता से ही इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। अब बच्चों, दिलचस्प बात ये थी कि आंदोलन में हिंदू और उन्हीं के साथ साथ मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया था।
इसी के साथ बच्चों उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। अब बच्चों इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिसे विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, इससे संबंधित हर चीज को पूरी तरह खारिज किया जा रहा था। अब देसी रियासतों पर कब्जे और समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जा रही थी। विद्रोहियों का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब लोगों को इस बात पर गुस्सा भी था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था में बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला था। विद्रोहियों द्वारा ब्रिटिश शासन के हर पहलुओं पर निशाना साधा जाता था। विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेजों, हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और इसके साथ साथ उनको धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं और वे लोगों को ईसाई भी बनाना चाहते हैं। बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता था जिनको अंग्रेजों के सामने हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। अब बच्चों कई दफा विद्रोही शहर के सम्राट को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गांव में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए और उनके घर तोड़ फोड़ डाले। इससे ये पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत सौंपने, ऊंच नीच को खत्म करना चाहते थे। तो बच्चों देखते हैं हम अब इसी की सब हेडिंग वैकल्पिक सत्ता की तलाश। ब्रिटिश शासन के हिलते ही विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। अब बच्चों बेशक ये प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से ये तो पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी संस्कृति का सहारा लिया, साथ ही विभिन्न पदों पर नियुक्तियां भी की गई। भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की घोषणाएं और योजनाएं भी बनाई गईं। सेना की कमान श्रृंखला तय की गई और इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे। आगे देखते हैं बच्चों हम विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक यानी कि मेन मोटिव युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। हमने पिछले भाग में भी बच्चों अवध के बारे में पढ़ा था। वहां लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजना बनाई जा रही थी। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग दमन। अब दमन की जब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं ये आपको बता दूं कि 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है उनसे ये साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलने या कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी से कई कानून पारित कर दिए गए। मई और जून 1857 में पारित किए गए कानूनों के जरिए समूचे उत्तर भारत में
मार्शल लॉ, ये नोट करें बच्चों, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। आम अंग्रेजों को भी हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार भी दे दिया गया। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि कानून और मुकदमे की समान प्रक्रिया रद्द कर दी गई और ये स्पष्ट कर दिया गया क्या कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है और वो है सजाए मौत। नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह के कुचलने का काम शुरू कर दिया। अब विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे। अब लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। दो तरफा किस तरह से? एक तरफ कलकत्ता से और दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। हालांकि पंजाब कमावेश शांत था। इसके आगे बच्चों हम देखें, अंग्रेजों की दिल्ली को कब्जे में लेने की कोशिश जून 1857 से शुरू हुई, जो कि सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हुई। अब दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब इसकी वजह एक ये भी थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी यानी कि दिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली ही आ गए थे। इसके आगे बच्चों देखें, अंग्रेजों को एहसास हो गया था कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं बल्कि बेहिसाब जन समर्थन से है। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। अंग्रेजों ने भूस्वामियों एवं काश्तकारों की एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों का आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। अब बच्चों, बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेज से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने बीमारी और भूखमरी से दम तोड़ दिया। अब बच्चों, इन चित्रों के माध्यम से हम देखते हैं दमन किस प्रकार का। अब पहली चित्र जो आपके सामने है, ये देखिए, ये दिल्ली रिचफोर्ड स्थित एक मस्जिद का है। पुलिस व्यक्ति द्वारा लिया गया ये चित्र 1857-58 में और 1857 के बाद ब्रिटिश फोटोग्राफर ने तबाही और ध्वंस की असंख्य तस्वीरें उतारी थी। ये दमन को दर्शाता है। इसी के साथ अगले चित्र को देखिए बच्चों, ये नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनवाए गए रंग बाग यानी कि प्लेजर गार्डन के खंडरों में 4 आदमी, ये देख रहे हैं बच्चों, 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं। 1857 में इसकी रक्षा करने वाले 2000 से ज्यादा विद्रोही सिपाहियों को कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने मार डाला था। ये चारों तरफ जो कंकाल पड़े हैं, ये उन्हीं 2000 सैनिकों का था। ये दर्शाता है दमन। और इसके आगे बच्चों हम लोग देखते हैं अब अगली हेडिंग, विद्रोह की छवियां। अब बच्चों, विद्रोह की छवियों की जब हम बात कर रहे हैं तो विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद हैं। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं तथा नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब तक ज्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाइयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। इसी के आगे ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियां छपी, उनमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर छापा जाता था। ये कहानियां
जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवा देती थी। अब अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। इसी के आगे बच्चों देखें, रक्षकों का अभिनंदन। कुछ चित्रों में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान है। अब इसे हम किस प्रकार समझते हैं, इसे भी एक चित्र के माध्यम से देखिए बच्चों। ये 1859 में थॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र है, रिलीफ ऑफ लखनऊ, यानी कि लखनऊ की राहत। इसी श्रेणी का एक उदाहरण है। किस श्रेणी का, कि कैसे अंग्रेज नायकों का गुणगान होता था। अब जो विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाला तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेसिडेंसी में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस को मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेसिडेंसी सुरक्षित रहा और 25 सितंबर को जेम्स ऑथरम और हेनरी हेवल यहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। साथ ही बच्चों 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कौन, कॉलिन कैंपबेल, अभी हमने बात करी थी, जिनकी भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेरेबंदी उत्तर जीवित बहादुर शाह के प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्वित विजय की कहानी बन गई। ये बच्चों यही है वो चित्र जो ये चीज समझाता है, ये दर्शाता है। अब इसी के आगे बच्चों हम लोग देखें, अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। अब साथ ही अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती हैं। इसी के आगे बच्चों, अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। अब इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, इसको भी एक चित्र के माध्यम से बच्चों यहाँ देखिए। चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये लिपटे हुए हैं और ये क्या, इनकी इज्जत बचाने और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करना दिखा रहे हैं। इसी के आगे बच्चों अब हम बढ़ते हैं और देखें, अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। इसे भी बच्चों हम चित्र के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला चित्र जो आप देख रहे हैं, इस चित्र में विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती हैं। ये महिला देख रहे हैं जो कैसे विद्रोह से अपने को बचा रही है। उन्हें वीरता की मूर्त के रूप में दर्शाया गया है। कैसे अकेले एक शूरवीर महिला के रूप में वो लड़ रही है। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं बच्चों। इस चित्र में यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवारें और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये देखिए, वो महिला अकेली इन 4 आदमियों से कैसे अकेले लड़ रही है। अब ये रेखा चित्रों व पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग तेवर में दिखाई देती हैं। ये आप देख ही रहे हैं बच्चों। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती हैं। उन्हें वीरता की मूर्त के रूप में दर्शाया गया है।
इसी के आगे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं, राष्ट्रवादी दृश्य की कल्पना। अब बच्चों 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी और इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन गया था। इस स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है और इस स्वतंत्रता संग्राम में देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। अब बच्चों इसी के आगे थोड़ा सा समझें हम। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। रानी झांसी को एक ऐसे मर्दाना रूप में चित्रित किया जाता था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए ब्रिटिश और सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही थी। ये बच्चों ये चित्र देखिए, ये रानी झांसी का चित्र है। फिल्मों और पोस्टरों में रानी लक्ष्मीबाई की छवि को एक मर्दाना योद्धा के रूप में स्थापित करने में मदद मिली। ये देखिए रानी झांसी का, इससे हमें वो प्रेरणा मिलती है। साथ ही बच्चों देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। कौन सी है वो पंक्तियां? सब जानते हैं बच्चों। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लोग छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्राय फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है। ये देख रहे हैं बच्चों इस चित्र में किस तरह उन्हें दिखाया जा रहा है। तो साथ ही बच्चों ये आप अच्छे से इस भाग को समझ चुके हैं और देख लिया है। तो संक्षेप में बच्चों हम लोग देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा और क्या जाना। अध्याय के इस भाग में हमने विद्रोही क्या चाहते थे, उनमें एकता की कल्पना क्या थी, इन सब को हमने अच्छे से समझा। वैकल्पिक सत्ता की तलाश के बारे में भी हमने जानने का प्रयास किया। अंग्रेजों की दमनकारी नीति के बारे में भी हमने समझा। विद्रोह की छवियों के बारे में भी हमने जानने का प्रयास किया, जैसे रक्षकों का अभिनंदन, अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा, राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना आदि के बारे में भी हमने समझा। अब इसके आगे बच्चों देखिए, अब हम मूल्यांकन देखते हैं और इस मूल्यांकन में हम एक क्वेश्चन का एक फॉर्मेट लेके आए हैं आपके सामने कि बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है और उसका आंसर फॉर्मेट कैसा रहेगा वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। यदि प्रश्न आता है अंग्रेजों ने विद्रोहों को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए, यदि इस प्रकार का प्रश्न है तो आंसर कैसा होगा? दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन ये मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई। कानून और मुकदमे की सामान्य प्रतिक्रिया रद्द कर दी गई थी और ये स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोही को केवल एक सजा हो सकती है और वह थी सजाए मौत। इसी के आगे, उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए सेना की कई टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की सुविधा के लिए कानून पारित कर दिए थे। मई और जून 1857 में पास किए गए कानूनों के द्वारा न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर भी मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक मात्र था। मई और जून 1857 में
पास किए गए कानूनों के द्वारा न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई सैन्य टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम भी शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी से समझते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। एक तरफ कोलकाता से और दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की ओर कूच किया। अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेकर शिक्षित वर्ग और जमींदारों को विद्रोह से दूर रखा। उन लोगों ने जमींदारों की जागीरें वापस लौटाने का आश्वासन दिया। अंग्रेजों ने संचार साधनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा और परिणाम स्वरूप विद्रोह की सूचना मिलते ही वे उचित कार्यवाही करके विद्रोहियों की योजनाओं को विफल कर देते थे। तो ये था बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। आपको कैसे लिखना है और कैसे आगे बढ़ना है। इसी के साथ साथ बच्चों हम इस भाग के निष्कर्ष को भी जान लेते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है। अध्याय के इस भाग से यह निष्कर्ष निकलता है कि 1857 का विद्रोह समाप्त होने के बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके जानना। और अब भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी या क्वीन विक्टोरिया के हाथों में आ गया। ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। कानून वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने के अधिकार को स्वीकार किया गया और 1857 का विद्रोह इसलिए भी अहम था क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई के लिए इसकी वजह से मार्ग प्रशस्त रहा। तभी तो बच्चों इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसी के साथ बच्चों अब हमें घर पर भी कुछ होमवर्क करना चाहिए। घर में होमवर्क करने के लिए सबसे पहला होमवर्क जैसा कि मैं आपको देती हूँ, पूरे पढ़ाए गए अध्याय को भाग 1 और भाग 2 को अच्छे से आपको पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं और साथ ही कुछ प्रश्न करने हैं। तो देखिए वो प्रश्न मैं आपको क्या दे रही हूँ। पहला प्रश्न आपका वही है जो मैंने आपको अभी बताया। अंग्रेजों ने विद्रोहों को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? अगला प्रश्न, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान जमींदार और तालुकदार उसमें शामिल क्यों हुए? अगला प्रश्न बच्चों, विद्रोही क्या चाहते थे? विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था? और आखिरी प्रश्न, 1857 के विद्रोह के विषय में चित्रों से क्या पता चलता है? इतिहासकार इन चित्रों को किस तरह विश्लेषण करते हैं? तो ये था बच्चों आपका होमवर्क। इसके साथ साथ बच्चों अगले अध्याय में हमें क्या पढ़ना है उसके लिए आपको एक छोटा सा रिवीजन करके आना है। उस अध्याय का आपको औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और साथ ही स्थापत्य कार्य के बारे में हम पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत हम पूर्व औपनिवेशिक काल के कस्बे और शहर, साथ ही 18वीं शताब्दी में हुए परिवर्तन तथा औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल, उनके नए शहर वे सब कैसे थे इत्यादि के बारे में बच्चों हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको पढ़ाया गया ये पूरा भाग अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।